हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं नागराज का अगला रहस्यमय अंक, जिसका नाम है विषकन्या। अपराध के दोस्त और मानवता के दुश्मन उन लोगों के भी दुश्मन बन जाते हैं जो अपराध के दुश्मनों को मिटाने और मानवता की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। जैसे महानगर से अपराध की गंदगी को मिटाने राज के रूप में पहुंच चुका है नागराज, तो निश्चित रूप से कहीं सक्रिय हैं उसके दुश्मन भी। जय राक्षस गरलकंठ आहुति स्वीकार करे। जय राक्षस गरलकंठ, देव कालजी के विष से बुझे इन फलों को मैं स्वाहा करता हूँ। इस हवन का स्थान है नागद्वीप, 63 डिग्री अक्षांश और 9 डिग्री देशांतर पर भारतीय महासागर से घिरा इच्छाधारी सांपों का एक रहस्यमय संसार, जहाँ पर जन्म ले रहा है एक षड्यंत्र। सारी आहुतियाँ मैं यज्ञ कुंड में डाल चुका हूँ। यक्ष राक्षस, अब मैं अपनी आहुति दे रहा हूँ, या तो मुझे दर्शन दे या फिर मैं इस अग्निकुंड को अपनी चिता बना लूँगा। तभी हम तुम पर प्रसन्न हुए। नागमणि द्वीप के राजतांत्रिक विषधर, मांगो, क्या मांगते हो तुम? मुझे देव कालजी के वरदान से पैदा हुए नागराज को खत्म करने की शक्तियाँ चाहिए। यक्ष राक्षस गरलकंठ, यह मांगकर तुमने हमको अति प्रसन्न किया है। विषधर, देव कालजी से तो मेरा परम शत्रु है। उसके वरदान द्वारा पैदा हुए किसी भी प्राणी को मारने से बढ़कर कोई और सुख हो ही नहीं सकता है मेरे लिए। ले नागराज की मौत के लिए मैं अपनी शक्ति से उत्पन्न करता हूँ। नागराज की मौत को प्रकट हो। विषकन्या। कथा अनुपम सिन्हा, तरुण कुमार भाई। विषकन्या के प्रकट होते ही गरलकंठ अदृश्य हो गए और गूंज उठा विषधर का ठहाका, हा हा हा। नागराज, तेरी मौत के रूप में जन्म ले चुकी है विषकन्या, जिसके हसीन विष की काट देव कालजी के पास भी ना होगी, हा हा हा। विषधर की निगाहों में विषधर द्वारा किया गया ये महायज्ञ गुप्त था, लेकिन जहाँ पर आग लगती है वहाँ से धुआं उठता हुआ दूर तक फैल ही जाता है। नागमणि द्वीप के पास के द्वीप पर किए गए इस यज्ञ का धुआं हवा में फैलता हुआ नागमणि द्वीप में स्थित महात्मा कालदूत की गुफा तक भी पहुंच चुका था, जो एक लंबी समाधि से अभी अभी उठे थे। उफ, कहीं आसपास में कोई यज्ञ किया गया है, लेकिन यह यज्ञ किसने किया और क्यों किया, मुझे इसका पता लगाना होगा। और महानगर स्थित भारती कम्युनिकेशन लिमिटेड में मिस भारती, आपने नई महाभारत के टाइटल से बने इस सीरियल के पायलट शो को तो देख ही लिया है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं इन्हें अपने चैनल पर टेलीकास्ट करवाना चाहता हूँ, लेकिन स्वीकृति तो आप ही देंगी, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट अब आपके हाथों में है। आपकी क्या राय है मिस्टर राज? सीरियल तो जरूर दिखाए जाने चाहिए, लेकिन क्योंकि किसी भी चैनल की आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन ही होते हैं, जो अच्छे सीरियल्स के कारण चैनल्स को मिलते हैं। किंतु ये सीरियल्स घर के बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक में लोकप्रिय होते हैं, इसलिए व्यर्थ की हिंसा वाले दृश्यों को हटाकर ही इन्हें प्रसारित करना उचित होगा। और नई महाभारत में ऐसे कई दृश्यों की भरमार है। ऐसे दृश्य को हटाने के बाद ही इसके प्रसारण पर विचार किया जाना चाहिए। मेरी भी यही राय है। ठीक है, फिलहाल मैं इस सीरियल के प्रोड्यूसर से सारे आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने के लिए कहता हूँ, लेकिन उसके हटने को कौन कहता जो एक स्टूडियो से निकलकर भगदड़ मचाता हुआ वहाँ आ पहुँचा था। ओह सांप, ये क्या सांप, भागो। भगदड़ वह तेज चीखों ने भारती वह मिस्टर राज को भी जहाँ का तहाँ जमा कर दिया था। ये सांप कहाँ से आ गया है? बचिए मैडम, ये आपकी तरफ आ रहा है। ये तो सचमुच ही हमारी तरफ आ रहा है मैडम भारती। वेदाचार्य की पोती और नागकुल की कन्या भारती को भला सांप क्या डरा पाता, मगर ये भारती के लिए भी महान आश्चर्य के पल थे। सांप को तो सपेरे की टोकरी में देखकर भी मेरे होश मेरे काबू में नहीं रहते हैं। जो व्यक्ति एक सांप से डरता है वह कभी नागराज नहीं हो सकता है। इसलिए राजकीय रूप को मैंने इसी रूप में ढालने का निश्चय किया है, ताकि किसी को मेरे नागराज होने का रत्ती भर भी कोई संदेह न होने पाए। मैडम ये फाइल, ओह सांप, किंतु ये सांप जहरीला है और इसके विष दंत भी सलामत है, और ये किसी भी क्षण उस लड़की के लिए खतरा बन सकता है। इसे मानसिक संदेश भेजकर इसके द्वारा होने वाले किसी भी अनर्थ को मैं इस रूप में भी फौरन रोक सकता हूँ। नागराज का मानसिक संदेश ग्रहण करते ही सांप का फन आज्ञाकारी बच्चे की तरह झुकता चला गया, और तभी उसके मालिक सपेरे ने आकर उसे दबोच लिया था। ना जाने कैसे कमबख्त शूटिंग स्थल से अपनी टोकरी से निकल भागा है। ये शूटिंग में ऐसे जीवों की शूटिंग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, नहीं बल्कि ऐसे खतरों का मुकाबला करना चाहिए। हाँ, तुम्हारी तरह टेबल पर चढ़ कर बेचारे नहीं जानते थे कि किसका मजाक उड़ा रहे हैं वे सब। विश्व आतंकवाद के दुश्मन का नागराज, जिसके जिस्म में वास करते हैं लाखों सर्प, और जो उसके एक इशारे पर उसके लिए अपने
प्राणों की बलि तक दे देते हैं। राज, मुझे तुम्हारा ये रूप आश्चर्यजनक लगा कि सांपों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला नागराज राज के रूप में सांपों से डरता। वाओ, मेरा कौन सा रूप तुम्हें आश्चर्यजनक नहीं लगता है मैडम भारती? अभी तक तो चारों तरफ शांति नजर आ रही थी, मगर यहीं पर बहुत कुछ घटना था। मेरी सर्प इंद्रियां मुझे आसपास सैकड़ों सांपों के होने का संकेत दे रहे हैं। संकेत उस कार से आ रहे हैं और सैकड़ों सांपों के संकेत किसी कार से मिलना मुझे यही जाहिर करते हैं कि कार में कोई और नहीं बल्कि खुद नागराज है, जिसके शरीर में वास करते सैकड़ों सांप और जिसकी मुझे तलाश है। रहस्यमय किरणें कार से टकराई, गड़बड़ शुरू हो गई। तुम्हारी वातानुकूलित कार में अचानक ठंड असामान्य रूप से बढ़ने लगी है भारती। पता नहीं अचानक यह क्या हुआ। मैं एयर कंडीशन बंद कर देती हूँ, ये क्या ऑन ऑफ काम ही नहीं कर रहा है और ठंड और बढ़ रही है। राज, एयर कंडीशनर इतनी ज़्यादा ठंड पैदा नहीं कर सकता भारती, कुछ और ही चक्कर लगता है। गाड़ी तुरंत रोक दो। ओ गॉड, ये तो कार का पूरा कंट्रोल ही फेल हो गया है। कार मेरे नियंत्रण से किटकिट में नहीं है। राज, किटकिट, कार के शीशे भी नहीं खुल पा रहे हैं। नागराज भी अपनी कपकपी को रोक पाने में असफल था। ओह, मुझे खून का दौरा रुकता सा महसूस हो रहा है। ये शीशे भी नहीं टूट पा रहे हैं। बुलेट प्रूफ शीशे में से एक यही बहुत बड़ी बुराई है। मैं इस एयर कंडीशनर को उखाड़ कर बाहर निकाल देता हूँ, शायद इससे कुछ काम बन जाए। कोशिश कामयाब तो हुई, लेकिन पलक झपकते ही कार के अंदर का प्रत्येक हिस्सा एवरेस्ट की चोटी की तरह बर्फ से ढका नजर आने लगा था। उफ, एयर कंडीशनर के साथ साथ इसके कूलिंग कॉइल भी बाहर निकल आए हैं और इससे बर्फ की फुहार छूट रही है। नागराज, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अपने आप को संभालो भारती, मेरा कोट ओढ़कर कार संभालने की कोशिश करो। तब तक मैं नागराज के रूप में आकर कार को रोकने का कोई तरीका सोचता हूँ। कार के अंदर अत्यधिक ठंड के कारण शीशों पर नमी जम गई थी और बाहर कुछ भी नजर आना बंद हो गया था। कार किस खतरे की तरफ बढ़ रही थी, यह ना तो भारती को मालूम था और ना ही नागराज को। एयर कंडीशन के निकलने से बने इस छेद में से मैं तो और भारती तो बाहर निकल ही नहीं सकती है, लेकिन मेरी नागरस्सी जरूर बाहर निकल सकती है। तो कार को रोकने का रास्ता ढूंढ ही लेगी ये। इंजन के बीच से रास्ता बनाते हुए नागरस्सी सड़क तक आ गई थी और इधर एक भयंकर हादसा कुछ ही पलों की दूरी पर था, क्योंकि नागराज की कार एक बिजली के खंभे की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन वह हादसा हो ही नहीं सका, क्योंकि जान लेने वाले खंभे के साथ साथ एक जान बचाने वाला खंभा भी मौजूद था। कार तो रुक गई, लेकिन ये दरवाज़ा अभी भी नहीं खुल रहा है और भारती ठंड से बेहोश हो गई है और ये ठंड तब तक कम नहीं होगी जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा। नागराज की सोच पूरी हो पाने से पहले ही कार का दरवाज़ा अपने आप खुला और नागराज को बाहर घसीट लिया गया। उफ, अब ये मुसीबत कहाँ से आ गई। नागराज के बाहर निकलते ही कार का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तुमने मुझे पहचाना नागराज? मैं सचमुच तेरे लिए मुसीबत का ही एक रूप हूँ और इस मुसीबत का नाम है अशसर्प। उफ, तो ये है सारी गड़बड़ की जड़। यह कार को अपनी भुजाओं में कसकर इसका मसलिंदा बनाने पर तुला हुआ है और भारती कार के अंदर मौजूद है इस समय। भारती को बचाने के लिए मुझे इस शैतान अशसर्प को कार से दूर हटाना होगा और ये तभी होगा जब मैं इसके करीब पहुंच जाऊंगा। अब ये अचानक कार से दूर हट रहा है। उफ, समझा, इसका कारण गाड़ी का अत्यधिक ठंडा होना है। शायद ठंड से सर्पों की हृदय गति कम होने लगती है और खून का दौरा भी रुकने लगता है। अगर ये कार को ज़्यादा देर तक लपेटे रखता तो इसके मरने का खतरा उत्पन्न हो सकता था, लेकिन चलो, इसकी तरफ से जो खतरा भारती के लिए पैदा हो रहा था वह तो दूर हुआ, मगर भारती अभी भी बर्फ़ के नीचे दबी होने के कारण फास्ट फ्लाइट का शिकार हो सकती है। उसे वहाँ से निकालना तभी संभव होगा जब मैं अशसर्प से छुटकारा पा लूँगा, जिसके लिए मुझे बस अपने विष की कुछ मात्रा इसके शरीर में पहुँचानी होगी। पर यह क्या, इसकी सख्त त्वचा को मेरे विष दंत भेद ही नहीं पा रहे हैं और मेरे शरीर के उन हिस्सों पर अचानक जलन हो रही है जहाँ अशसर्प ने अपनी भुजाओं से मुझे जकड़ रखा है। कहीं ये मेरा रक्त चूसने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। मेरी शारीरिक शक्ति इसकी भुजाओं को मेरे शरीर से अलग नहीं कर पा रही है। इनको अपने शरीर से अलग करने के लिए मुझे अपनी नाग शक्तियों का प्रयोग करना होगा। नागरस्सी के रूप में नागराज के शरीर से निकले सर्प अशसर्प की भुजाओं पर कस गए थे और उस नागरस्सी के दूसरे छोर से अलग अलग स्थानों पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी और एक मजबूत झटके के साथ ही अशसर्प की भुजाएं नागराज के शरीर से अलग हो गई थी। ओह वाह, मेरी सर्प सेना ने आखिरकार अपना काम दिखाई दिया है, मगर वह सर्प रस्सियाँ ज़्यादा देर तक अशसर्प को बांधे नहीं रख पाई थी। देखते ही देखते सर्प रस्सियाँ अदृश्य हो गई थी। अरे, ये तो आज़ाद हो गया और मेरी सर्प सेना भी अदृश्य हो गई। पर कहाँ, मैंने तो उनको वापस बुलाया नहीं है और ना ही उनको अपने रेम छिद्रों के अंदर घुसते महसूस किया है मैंने। अब मुझे ध्यान आ रहा है कि वे सर्प भी गायब हो चुके हैं जिनको मैंने कार को रोकने के लिए भेजा था। कहीं कोई मेरी शक्तियों को तो नहीं चुरा रहा है। आह,
इस सवाल पर बाद में गौर करूंगा। फिलहाल तो मुझे इस अशरफ नाम की मुसीबत से बचने का रास्ता खोजना होगा और इसको रोकने का तरीका मेरे सामने है, लेकिन वह तरीका तभी काम करेगा जब इस कार का दरवाज़ा फिर से लॉक ना हो गया हो। ओह, बन गया काम। अब दरवाज़ा खुल रहा है। अब अगर मैं इस कार में प्रवेश करूं तो यह मेरे पीछे जरूर आएगा, लेकिन उतनी देर में मैं दूसरे दरवाजे से भारती को बाहर निकाल कर इधर वाला दरवाज़ा बंद करके बेहोश भारती को यहीं पर छोड़कर गति से इसके पीछे पहुंच जाऊंगा और इसको कार के अंदर धकेल कर इधर वाला दरवाज़ा भी बंद कर दूंगा। नागराज का उपाय काम कर गया था। अचानक ही असामान्य रूप से ठंडे वातावरण में पहुंच जाने के कारण अशरफ का रक्त दौरा भी कम होने लगा और उसकी हरकतें भी कम होने लगी थी। तुम ठीक तो हो ना भारती? हाँ नागराज, लेकिन अभी भी सारा बदन सुन पड़ा हुआ है। नागराज जवाब में कुछ न बोल पाता। उससे पहले ही एक आवाज़ ने उसकी जुबान को रोक दिया था। आर यू राइट नागराज? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इस महिला को डॉक्टर की तुरंत ज़रूरत है। इसको अस्पताल पहुँचाने का इंतजाम। अरे अरे रुक जाओ, दरवाज़ा मत खोलो। लेकिन आवाज़ सुनने के पहले ही वह पुलिस वाला कार का दरवाज़ा खोल चुका था। उस वक्त नागराज के चौंकने का था। ओए, इसके अंदर इतनी सारी बर्फ़ कहाँ से आ गई? कार खाली है। अशरफ कहाँ गायब हो गया? तंत्र शक्ति से बना अशरफ तो गायब हो चुका था, लेकिन किसी का भी ध्यान कार के नीचे से निकलकर गटर में समा रही उस भयंकर नागिन की तरफ नहीं था जो इस पूरे युद्ध को छिप कर देख रही थी। या शायद था कामयाबी। हा हा हा। और फिर हॉस्पिटल में, मिस भारती आप कैसी हैं? मैं तो घबरा ही गया था। घबरा तो उस वक्त मैं भी गई थी मिस्टर पहलाजा, किंतु एन वक्त पर नागराज आ पहुंचा। मेरी जान उसी के कारण बची है। नागराज? आपने नागराज को देखा मैडम भारती? मिस्टर राज को अगर मैंने स्टूडियो के लिए वीडियो हेड लेने को पहले ही कार से उतार ना दिया होता तो उस वक्त ये भी मेरे साथ होते और तब शायद नागराज से इनकी भी मुलाकात हो जाती। मैं इनके बारे में ऑफिस स्टाफ से सुन चुका हूँ। अच्छा हुआ ये उस वक्त आपके साथ नहीं थे मिस भारती, वरना इनकी सेहत के लिए तो ये सब ठीक ना होता। शायद मिस्टर पहलाजा ठीक कह रहे हैं। अच्छा मैडम भारती, अब मैं चलूँगा, क्योंकि मुझे मिस निशा को साथ लेकर आज एक अंग्रेजी फिल्म स्नेक स्ट्राइक के प्रीमियर पर लोगों के विचारों की फिल्म बनाकर उसे चैनल पर टेलीकास्ट करना है। ओके मिस्टर राज, आप जाइए। राज के वहाँ से जाने के बाद, आपने मिस्टर राज को बहुत मुंह लगा रखा है मिस भारती। मेरे विचार में ऐसा नहीं होना चाहिए। नौकर को नौकर का ही दर्जा मिलना चाहिए। मेरे विचार में ऊंच नीच का ये भेद पैसे के कारण है, वरना इंसान दूसरे इंसानों का मालिक नहीं हो सकता है। दिखने में इस समय राज बिल्कुल सामान्य था, किंतु नागराज के रूप में इसके मस्तिष्क में कई पर्सन अभी भी खलबलची मचाए हुए थे। कार के तापमान के आश्चर्यजनक रूप से कम होने के पीछे क्या रहस्य था? सैकड़ों सैनिक सर्प एकाएक कहाँ गायब हो गए? सर्प के मुझ पर हमले के पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है? कौन हो सकता है इस षड्यंत्र के पीछे? मगर इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर उसको मिल नहीं पा रहा था। पर ऐसा भी नहीं था कि इन प्रश्नों के उत्तर उसे मिलने ही नहीं थे, जल्द ही मिलने वाले थे, मगर कुछ व्यवधान और अभी आने बाकी थे। जल्दी करो भाई, फिल्म शुरू हो चुकी है। राज, आज सुबह मेरे स्टाफ ने तुम्हारा जो मजाक उड़ाया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। हकीकत में ही मैं सांपों से बहुत खौफ खाता हूँ निशा। बचपन में एक बार केचुए को सांप का बच्चा समझकर मैं इतना डर गया था कि रात भर ना खुद सोया और ना ही मम्मी पापा को मैंने सोने दिया था। तुमने बात में मजाक में ही टाल दी है राज। मेरे विचार में अब तुम्हें अपना सारा ध्यान फिल्म पर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि फिल्म से संबंधित सवाल शो खत्म होने के बाद तुम्हें ही दर्शकों से पूछने हैं। बाहर हमारी रिकॉर्डिंग यूनिट एकदम तैयार खड़ी है। राज कैसा विचित्र प्राणी है। मकड़ा सर्पी, मकड़े मानव और सर्प का मिला जुला रूप, और अभी मेट्रोपोलिस की तबाही के लिए आगे बढ़ रहा है। सुपर ह्यूमन कैसे रोक पाएगा इसे? सावधान हो जा मकड़ा सर्पी, इस एरोसोल गन से तू बच नहीं पाएगा। इससे पहले कि सुपर ह्यूमन कुछ कर पाता, हॉल के कोने में बैठे उस रहस्य में फेल्ट हेडधारी के दंड से अदृश्य किरणें छूटकर सिनेमा हॉल के पर्दे से टकराई और एकाएक जैसा सारा दृश्य जिंदा हो उठा हो। ये क्या, बिना स्पेशल 3D चश्मे के मुझे फिल्म 3D कैसे दिखाई पड़ रही है? ये तो वाकई ज़बरदस्त तकनीक से बनी फिल्म लगती है। हैरान दर्शकों की समझ में यह रहस्य जरा देर से आना था, मगर नागराज की सर्प इंद्रियों ने उसे खतरे की चेतावनी दे दी थी, और इसलिए मैं जरा टॉयलेट से होकर आता हूँ निशा। राज, ये तो मकड़ा सर्पी तो जल्द ही रहस्य नहीं रहा, ये मकड़ा सर्पी तो जिंदा हो रहा है। भागो यहाँ से, भागो या ना भागो मच्छरों। मकड़ा सर्पी को तो तुम लोग में से कोई दिलचस्पी नहीं है। मकड़ा सर्पी तो किसी और को ढूंढ रहा है। आह नागराज, मुझे तेरा ही इंतजार था, मेरा इंतजार। ओफ, सीन जिंदा होने का रहस्य मेरी समझ में आ गया है। इसका निशान मैं ही हूँ, यानी नागराज। अब तू दिखेगा नागराज,
मकड़ा सर्पी का कहर। ओह, इसने मुझे ठीक वैसे ही चिपचिपे पदार्थ के धागों से जकड़ लिया है जिनसे मकड़ी अपना जाल बुनती है। कुछ लोगों को अपने शत्रुओं की प्रत्येक गतिविधियों पर पता रखने का जुनून होता। हा हा, निश्चित रूप से यहाँ भी मुझे कामयाबी मिलेगी। अब मुझे ये तलवारों से मुझे काटने मेरी ओर बढ़ रहा है। यह अगर मैंने इस पर अपनी नाग सेना का प्रयोग किया तो हो सकता है मेरे सर्प सैनिक इसे पकड़ में ले, मगर इस तक पहुंचने के प्रयास में मेरे बहुत से नाग सैनिक इसकी तलवारों से कट सकते हैं। मुझे खुद ही कुछ करना होगा, यानी मकड़ी के इन जालों को काटना होगा, और ये काम बड़ी सफाई से कर सकते हैं मेरे नागफनी फर सर्प, और बिल्कुल ठीक समय पर भी। अन्यथा मकड़ा सर्पी की दोनों तलवारें मेरे किसी न किसी अंग को तो जरूर मेरे शरीर से अलग कर ही देती। ओह, ये क्या! अब सबसे पहले मैं मार्शल आर्ट के स्नेक स्टाइल का प्रयोग करते हुए इसके हाथों में से ये धारदार शस्त्र गिराता हूँ, मगर सिर्फ इसके शस्त्र गिराकर मैं इस पर काबू नहीं पा सकता हूँ, क्योंकि ये फिर मुझ पर वही चिपचिपे पदार्थ छोड़ रहा है, और इस बार इनकी मात्रा पहले से बहुत ज़्यादा है और मुझे इनसे सिर्फ बचना होगा, बल्कि छोड़ने वाले कुछ सांप जो कि इसकी नाव वाली क्षेत्र को जकड़ ले, क्योंकि वह चिपचिपे जाले वहीं से मुझ पर यह बरसा रहा है। नागफनी सर्पों का प्रयोग इस बार मुझे इसके जिस्म के टुकड़े करने के लिए करना होगा, मगर यह क्या! नागफनी इसे काट पाने में असमर्थ है और एकाएक गायब ही हो गए हैं। ओह, मेरे वे सर्प सैनिक भी गायब हो गए हैं जिन्हें मैंने इनकी नाभि बांधने के लिए छोड़ा था। नागराज, अब तेरा बुरा हाल करने वाला हूँ मैं, मगर इसे ख़त्म करने के लिए अभी मेरे पास है मेरी विष पुकार। हा हा हा, तेरी आखिरी ताकत का इस्तेमाल भी तुझे मेरे हाथों मरने से नहीं बचा पाएगा। नागराज, छोड़, जितनी चाहे विष पुकार छोड़ तू। मेरी विष पुकार का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, किंतु इसे ख़त्म करने का आखिर कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही। शायद मैं इसकी कोई कमजोरी ढूंढने में सफल हो जाऊं। फिल्म चल रही थी और जब वह सीन आया इसमें एरोसोल गन के क्लोज शॉट से किरणें छूटने ही वाली थी, तभी यह मकड़ा सर्पी एकाएक 3 आयामी होकर जिंदा हो उठा। ओह, अगर मैं ठीक सोच रहा हूँ तो इसे ख़त्म करने का तरीका शायद मुझे सिनेमा हॉल के अंदर ही मिलेगा। मुझे वापस अंदर जाना चाहिए। शैतान मकड़ा सर्पी मेरे अनुमान के मुताबिक मेरा पीछा करता हुआ उसी टूटे हुए रास्ते से हॉल के अंदर आ गया है जहाँ से वो बाहर निकला था। मेरा दूसरा अनुमान भी सही था। प्रोजेक्टर ऑन है, लेकिन फिल्म रुकी हुई है और स्क्रीन पर वही सीन है जिस सीन से ये शैतान बाहर आया था, लेकिन इस सीन में एरोसोल गन भी थी और अब वह गन भी सीन से गायब है। मतलब एक ही हो सकता है, और वह है कि मकड़ा सर्पी के साथ साथ वह गन भी जिंदा हो चुकी है, क्योंकि पूरा सीन ही एक साथ जिंदा हुआ होगा। और यह रही वह एरोसोल गन स्क्रीन के ठीक नीचे गिरी हुई है। सुपर ह्यूमन इसी हथियार से इसको ख़त्म करने जा रहा था, और अगर यह हथियार फिल्म में इस शैतान को ख़त्म कर सकता है तो वास्तव में भी वह जरूर करेगा। अब हथियार हाथ में था और दुश्मन सामने। देर करना कहाँ की बुद्धिमत्ता थी। इस मकड़ा सर्पी के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। मेरा सोचना ठीक है। मकड़ा सर्पी और एयरसोल गन दोनों ही गायब हो गए हैं। पर्दे पर फिर वही सीन उभर आया है, लेकिन इसको नागराज का दुर्भाग्य कहना होगा कि इस बार भी वहाँ छुपी हुई भयंकर नागिन उसकी निगाहों में आने से बच गई थी। कामयाबी, हा हा हा। उस साय के होठों पर थी एक बहुत ही कुटिलपूर्ण मुस्कान। इस हादसे से नागराज के जहन में खलबली मच गई थी। एक के बाद एक अर्शसर्प और मकड़ा सर्पी के हमलों ने यह सिद्ध कर दिया है कि इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है, और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से उन दोनों घटनाओं के पीछे किसी एक ही व्यक्ति का दिमाग है, और ऐसे किसी भी व्यक्ति को मुझे अपना दुश्मन समझ लेना चाहिए। किंतु फिलहाल मेरा वह दुश्मन अपने दोनों मोर्चों पर मुझे मात देने में सफल हो गया है, तो वो ऐसी तीसरी चेष्टा भी अवश्य करेगा, मगर इस बार शायद वो मुझ तक ना पहुँचे, बल्कि हो सकता है मैं उस तक पहुँच जाऊँ। ओह फराज, तुम कहाँ चले गए थे? तुमने मकड़ा सर्पी से नागराज की फाइट मिस कर दी। वैसे हमारे स्टाफ ने कुछ दृश्य को शूट कर लिया है। मैं टॉयलेट से निकला तो मकड़ा सर्पी को देखकर वापस टॉयलेट में ही घुस गया था मैं, और सिनेमा हॉल से कुछ ही दूरी के गज फासले पर वह रहस्यमय फेल्ट हेडधारी एक अजीब सी हरकत करने वाला था। ए भैया, सामने से हटो, मुझे कूड़ा गटर में गिराना है। अरे ओ भैया, कान नहीं है क्या? तो फिर कोट का कॉलर हटाओ, मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच जाए। मुझे कूड़ा गटर में। ओह, ये क्या! सर्प कर्मचारी के हाथ लगाते ही और कोट जमीन पर आ गिरा, और वहाँ पर गूंज उठी कर्मचारी की चीख। ओह सांप, कोट में सांप सांप! इसको संयोग नहीं तो और क्या कहिएगा कि उसी वक्त इसी इलाके में पूरे शहर में फैले हुए नागराज के नागों में से एक नाग यह दृश्य देख रहा था। कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे इन दोनों नागों के पीछे जाना होगा, पर पहले मैं नागराज को मानसिक संकेत भेजकर यहाँ पर बुला लूँ। नागराज के राज के रूप में घटनास्थल पर पहुँचने तक जासूस सर्प गटर के रास्ते कहीं पर गायब हो चुका था।
क्या हुआ भाई, घबराए से हुए क्यों हो? मैंने कोट व टोप पहने सांप देखे हैं। यहाँ सब कुछ गड़बड़ होने वाली है। तुम भी भाग निकलो यहाँ से। मैं अगर भाग जाऊंगा तो उस मुसीबत से कौन निपटेगा? तुम बिना डरे मुझे सारी बात बताओ। और उस सफाई कर्मचारी के मुंह से वहाँ हुआ हादसा सुनकर नागराज के दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे थे। यह निश्चित था कि आज रात उसको नींद नहीं आनी थी। कुछ और लोगों की नींद भी आज रात उड़ी हुई थी। यह राक्षस गरलकंठ के आशीर्वाद से उत्पन्न विषकन्या अपने सर्प मानवी वाले रूप में लौट आओ तुम। देखो, मैंने महानगर के एकदम बगल में हूबहू यक्ष स्थल जैसा वातावरण बना दिया है ताकि तुम अपने आप को गर्मोही महसूस करो। चेहरे पर रोषपूर्ण भाव लिए प्रकट हो गई विषकन्या। विषधर, तुमने मुझे उस वक्त नागराज पर हमला करने का आदेश क्यों नहीं दिया, जबकि मकड़ा सर्पी को खत्म करने में नागराज सफल हो गया था और मैं नागिन रूप में छुपकर उसकी विष पुकार को भी सोख चुकी थी? इसलिए क्योंकि मैं नागराज की मौत की जंग में महानगर के किसी भी आदमी का व्यवधान नहीं चाहता हूँ। अगर तुम वहीं पर नागराज पर हमला करती तो निश्चित रूप से नागराज के कानून के रखवाले तुम्हारे काम में रुकावटें पैदा कर देते। फिर मैं चाहता था कि नागराज की मौत से पहले तुम मेरी नागराज से दुश्मनी की वजह जान लो, ताकि तुम नागराज को उसकी मौत की वजह बता सको। नागराज से तुम्हारी क्या दुश्मनी है विषधर? है ये उपयुक्त अवसर है तुम्हें नागराज से अपनी दुश्मनी की वजह बताने का। विषधर का चेहरा नागराज के प्रति प्रतिशोध के जहर से काला पड़ने लगा था। नागराज से मेरी दुश्मनी की एक कहानी तक्षनगर से शुरू होती है, जहाँ के राजा तक्षराज और उनकी पत्नी नलिता निसंतान होने के दुख से दुखी थे। किंतु रानी के निसंतान होने का दुख राजा के हमसकल भाई नागपाशा के लिए प्रसन्नता का कारण था, क्योंकि उसे चाहिए था तक्षराज का राजपाट और राज खजाना। किंतु तभी चमत्कार हुआ। देव कालजे की वरदान से रानी ललिता गर्भवती हो गई। नागपाशा भला राजा व रानी की इस खुशी को कैसे बर्दाश्त कर पाता? उसके षड्यंत्र के फल स्वरूप रानी ललिता को देव कालजयी के कोप का भाजन बनना पड़ा। लेकिन अब क्या हो सकता था? इस दुख से दुखी होकर राजा तक्षराज देव कालजी के समक्ष अपनी जान देने पर उतारू हो गए। तब देव कालजी पसीजे। तब उन्होंने अपना सारा विष रानी के गर्भ में पल रहे बालक के शरीर में केंद्रित कर दिया, जिससे रानी के प्राण तो बच गए मगर बालक मृत पैदा हुआ। दुष्ट नागपाशा की योजना का पता चलते ही राजा तक्षराज ने अपने राज खजाने को राजज्योतिष वेदाचार्य द्वारा बनाए गए त्रिस्स में सुरक्षित कर दिया। देव कालजयी के अभिश्राप से विकृत और संयोग से घटी दुर्घटना के असर से अमर हो चुके नागपाशा ने खजाना हाथ से निकल जाने की वजह से आग बबूला होकर राजा तक्षराज व रानी ललिता की हत्या कर दी। इससे पहले ही राज परिवार द्वारा मृत प्राय उस बालक को भी नदी की लहरों में सुपुर्द कर दिया गया था। मृत बच्चा मीलों लंबा सफर तय करता हुआ उस अज्ञात स्थान पर आकर रुक गया, किंतु बालक चूंकि देव कालजयी के वरदान से पैदा हुआ था और उसी के श्राप से मृत्यु हुआ था, इसलिए वह ना तो मृत था और ना ही जीवित अवस्था में, यानी ना तो बालक का शरीर सड़ ही रहा था और ना ही उसमें जीवन की कोई प्रतिक्रिया हो रही थी। इच्छाधारी सांपों का द्वीप नागमणि द्वीप, जिससे नागद्वीप भी कहा जाता है, उन दिनों नागद्वीप के राजा सर्पराज मणिराज का विवाह हुए कुछ ही समय व्यतीत हुआ था कि एक दिन देव कालजयी ने मणिराज को स्वप्न में दर्शन देकर उस बालक के विषय में बताया। वत्स मणिराज, तुम्हें भरतनगर के जंगलों के बीच बने एक मंदिर के बगल से तापसी नदी की झाड़ियों में फंसे एक नवजात शिशु को नागद्वीप में लेकर आना है। तुमको उसका उपचार करना होगा। वह अद्भुत स्वप्न देखने के बाद मणिराज हड़बड़ाकर उठ बैठे और उन्होंने सारा वृत्तांत रानी मणिका को सुनाया, जिसे सुनने के बाद देव कालजयी के आदेश का अविलंब ही पालन करना होगा। महाराज, ठीक है, मैं महामंत्री को भेजने की व्यवस्था करता हूँ, परंतु रानी इस बात का जिक्र किसी से न करना। पता नहीं देव कालजी ने उस शिशु को नागद्वीप लाने को क्यों कहा है। यह तो उनको स्वयं ही ज्ञात होगा कि नागद्वीप में किसी भी भारी व्यक्ति का प्रवेश निषिद्ध है, चाहे वह शिशु ही क्यों न हो। अगर ये देव कालजयी का आदेश है तो वह साधारण बालक नहीं हो सकता। उसे जरूर देव कालजयी ने हमें वरदान के रूप में भेजा है, क्योंकि अब तक हमारी भी कोई संतान नहीं है। परंतु इस बात से मैं सहमत हूँ कि इस बात को फिलहाल अत्यंत गुप्त रखना ही उचित होगा। काश महात्मा कालदूत इस समय समाधि में लीन न होते। इस समय तो उनसे इस विषय पर विचार विमर्श करना भी संभव नहीं है। और फिर कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात महामंत्री देव कालजयी के बताए हुए स्थान पर पहुंचे। ओह, यह तो मृत लग रहा है, ना ही सांस चल रही है और ना ही इसकी दिल की धड़कनें चल रही है। और जब महामंत्री शिशु को लेकर नागद्वीप पहुंचे तो द्वीप के एक निर्जन तट पर महाराज व महारानी स्वयं उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इसको शीघ्र लेकर चलना होगा। मैंने इसके गुप्त रूप में रहने की सारी व्यवस्था कर दी है। हम इसको उस निश्चित स्थल पर लेकर चलते हैं। महामंत्री जी, आप एक दासी और राजवैद्य को लेकर तुरंत द्वीप के उत्तरी सिरे पर बने पहाड़ी पर आ जाइए। निश्चित स्थल वहीं पर है। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री तुरंत ही राजवैद्य को लेने के लिए रवाना हो गए थे
और फिर निश्चित क्षेत्र में स्थित एक गुफा में इस बालक के अंदर तो महात्मा कालदूत के विष से भी ज़्यादा तेज जहर मौजूद है। इसका अर्थ हो सकता है राजवैद्य। इसका एक ही अर्थ है राजन, इस बालक के अंदर देव कालजयी का विष मौजूद है। ओह, शायद इसलिए देव ने ऐसी आज्ञा दी है। अगर देव ने ऐसी आज्ञा दी है तो इस शिशु का इलाज अवश्य हो सकता है। मैं कोई आश्वासन तो नहीं दे सकता, परंतु इसका इलाज आरंभ कर सकता हूँ। अगर देव ने चाहा तो ये बालक अवश्य ही ठीक हो जाएगा। राजवैद्य ने शिशु की चिकित्सा आरंभ कर दी थी और वर्षों पर वर्ष बीतने लगे। शिशु पर तो वैसे चिकित्सा का कोई असर होता नहीं दिख रहा था, परंतु वह समय था विश्वास और धैर्य रखने का। और धैर्य मुझ में भी कूट उभ रहा था। मुझ में यानी राजतांत्रिक विषधर में। नागद्वीप के राजा सिंहासन पर कब्जा करने के लिए मुझे वक्त की प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे केवल महात्मा कालदूत की तरफ से ही खतरा है, क्योंकि मुझे केवल उसका जहर मार सकता है। खैर, उसका तो कोई ना कोई रास्ता मैं निकाल ही लूँगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पर यह पता लगाने आया हूँ कि आखिर महाराज ने नागद्वीप के इस हिस्से को निषिद्ध क्यों घोषित कर रखा है, और राजवैद्य को लेकर आखिर महाराज रोजाना यहाँ पर क्या करने आते हैं। राजवैद्य का उपचार भी धीरे धीरे रंग ला रहा था। महाराज, बालक के शरीर में से विष का नीला रंग हरित रंग में परिवर्तित होने लगा, यानी देव कालजयी के प्रभाव से हमारी कोशिशें सफल हो रही हैं और इसके शरीर का विष इसकी हड्डियों में सोखना आरंभ हो गया है। क्या सच राजवैद्य? और उस शाम मणिराज के चेहरे पर अद्भुत चमक थी। क्या बात है महाराज, आज आप बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हाँ रानी मन्निका, आज 40 वर्षों से हम संतान की इच्छा मन में लिए जी रहे थे, परंतु भाग्य को शायद ये मंजूर नहीं था। संतान न सही, किंतु शायद अब हमें नागद्वीप का उत्तराधिकारी मिल जाएगा। देव कालजयी की आशीर्वाद से मिले उस बालक के रूप में, जिसके जीवित हो उठने की आस ने पूरे 40 वर्ष से हम प्रतीक्षा रहते हैं, और हमें निश्चित किया है कि जीवित हो उठने के बाद हमारे बाद नागद्वीप का वारिस वही बालक होगा। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली महाराज। उस वार्तालाप को सुनने के बाद नागद्वीप के उस रहस्य की परत मेरे मस्तिष्क में परत दर परत खुलती चली गई थी। ओह, तो नागद्वीप के इस निश्चित क्षेत्र में उसी बालक को रखकर उसका उपचार किया जा रहा है, ताकि नागद्वीप का वारिस तैयार किया जा सके। उस राति राजा मणिराज और रानी मन्निका के सपनों को धूल में मिलाने निश्चित क्षेत्र में आ पहुंचा था मैं। आप राजतांत्रिक विषधर यहाँ से तुरंत चले जाए, अन्यथा विवश होकर हमें आपको हिरासत में लेना होगा। मूर्खों, मैं यहाँ से खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आया हूँ, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारे प्राण ही क्यों लाने ना पड़े। मैं नागद्वीप के सभी कानूनों को भंग करके निश्चित क्षेत्र में प्रवेश करके उस बालक तक पहुँच गया था। हा, अब ये बालक कभी जीवित ना होगा। इसको अपने हाथों से खत्म करके मैं देव कालजयी से दुश्मनी तो मोल नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैंने महामंत्री को नागद्वीप तक लेकर आने वाले नौका चालक को खत्म करने से पहले उससे उस स्थान का पता पूछ लिया था जहाँ से वह इस बालक को लेकर आया था। अब मैं इस बालक को इस स्थान पर छोड़ देता हूँ जहाँ पर यह बगैर इलाज के ही मर जाएगा। मेरा सोचना जरूर गलत रहा होगा, क्योंकि बाद में घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो चुका था कि वह शिशु मरा नहीं था, बल्कि मेरे जाने के कुछ ही समय पश्चात उसमें जीवन का संचार हो गया था। राजवैद्य का इलाज काम कर गया था। नागद्वीप में कोई भी ऐसा नहीं था जो सच्चाई को जानता हो। बालक गायब हो गया यह जानकर रानी चकरा कर गिर गई थी। कम से कम उस वक्त मैंने यही समझा था, कि जबकि सच्चाई कुछ और थी। बधाई हो महाराज, रानी जी मां बनने वाली है। उफ, क्या सच राजवैद्य? मेरे लिए यह बहुत बुरा समाचार था। यह नहीं हो सकता है, मेरी इतनी मेहनत धूल में नहीं मिल सकती है। मैं इस बच्चे को जन्म ही नहीं लेने दूंगा। मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन होनी के आगे सफल ना हो सका। मेरी हर योजना विफल हो गई, और समय पूरा होने पर रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया विसर्पी। उम्मीद की सारी किरणें बुझ चुकी थी, सिर्फ एक किरण बाकी थी। उसके लिए मैंने नागद्वीप के निकट ही एक निर्जन द्वीप की खोज की। अब मुझे करना होगा एक महायज्ञ, ताकि मैं यक्ष राक्षस गरलकंठ को प्रसन्न कर सकूं। महायज्ञ शुरू हो गया, जिसके पूर्ण होने में शायद बरसों लगने थे। महायज्ञ के दौरान ही मुझे नागराज के नागद्वीप पर आगमन के बाद नाग सम्राट बन बैठने का और नागद्वीप के वारिस विसर्पी की मृत्यु का पता चला। और फिर एक दिन मुझे यह भी पता चला कि नागद्वीप का एक एक नाग नागराज का दुश्मन बन गया है। यह मेरे लिए अच्छी बुरी खबरों की तरह खबरें थी, किंतु मैं यज्ञ पूरा होने तक बिल्कुल चुप रहना चाहता था। और फिर पूरे 25 वर्षों के पश्चात, उस समय जबकि मेरा महायज्ञ पूर्ण होने की अवस्था में था, वायु में अचानक किसी और प्राणी की गंध आने लगी। किसी ने इस द्वीप पर कदम रखा है। महायज्ञ पूर्णतः गुप्त था। उसकी किसी को भनक लगने का मतलब मेरी निश्चित मौत था।
अतः उस व्यक्ति का पता लगाना मेरे लिए न्यायिक आवश्यक था, जो कि एक नेत्रहीन बूढ़े के रूप में मेरे सामने था। मेरी ज्योतिष गणना के मुताबिक नागराज के वे अज्ञात 40 वर्ष 63 डिग्री अक्षांश व 9 डिग्री देशांतर पर किसी स्थान पर गुजरे हैं, और मैं शायद उस स्थान पर या उसके बहुत निकट हूँ। ये नेत्रहीन बूढ़ा नागराज को कैसे जानता है? ठहरो, अगर तुमने फौरन मुझे ये ना बताया कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, तो मैं अभी तुम्हारे प्राण हर लूँगा। मेरा नाम वेदाचारी है। अगर तुम इसी द्वीप पर रहते हो तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वेदाचार्य ने मुझे बताया नागराज के विषय में, और जो कुछ उसने मुझे बताया वह मेरे भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि उसके मुताबिक नागराज वही बालक था जिसे 25 वर्ष पूर्व मैंने ही नदी की लहरों के हवाले किया था। इसका मतलब हुआ कि वह मृत बच्चा न सिर्फ जीवित हो चुका है, बल्कि नागराज के रूप में नागद्वीप पर एक बार फिर कदम रख चुका है। और अगर इस हकीकत का पता कालदूत को चल गया तो फिर संसार की कोई भी शक्ति नागराज को दोबारा नागद्वीप का सम्राट बनने से नहीं रोक सकती है। तुम क्या सोचने लगे? हो सकता है कि कुमारी विसर्पी का विवाह भी नागराज से कर दिया जाए। यहाँ तो मुझे तुम्हारे अलावा किसी और प्राणी का एहसास नहीं हो रहा। तुम अवश्य ही आसपास के द्वीप से किसी विशेष प्रयोजन के साथ यहाँ पहुँचे हो सकता है कि मुझे उसी द्वीप की तलाश हो सकता है वही द्वीप नागद्वीप हो। अरे बूढ़े, ये सब जानकारी का मुझ तक पहुँचाने का शुक्रिया। तुम इस नागद्वीप के बिल्कुल निकट हो, जहाँ नागराज ने मृत बालक के रूप में 40 वर्ष गुजारे, और मैंने ही तब उसे एक निर्जन मंदिर के पास नदी में पहुँचा दिया था, जहाँ से शायद वो बच गया। मगर राजतांत्रिक विषधर तुम्हें नागद्वीप तक पहुँचने के लिए जिंदा नहीं छोड़ेगा। सावधान। वेदाचार्य को मेरे नागदंड की एक मामूली सी किरण ने ही हवा में उछालकर समुद्र में फेंक दिया, और मेरी आंखों के सामने उसके शरीर को लहरें बहाकर दूर ले गई थी। मेरे पास उसका पीछा करने का वक्त नहीं था, क्योंकि मुझे यज्ञ कुंड में डालनी थी अपनी अंतिम आहुति। यक्ष राक्षस गरलकट प्रकट हुए। तब मैंने महात्मा कालदूत की विष की काट के स्थान पर नागराज के जिस्म में मौजूद देव कालजयी की विष की काट के रूप में तुम्हें यक्ष राक्षस से मांग लिया, क्योंकि महात्मा कालदूत उस सूरत में हमें मार्ग में नहीं आएंगे, जबकि विसर्पी मेरी तंत्र शक्ति के बल पर पैदा किए गए किसी शक्तिशाली युवक की पत्नी बन जाए। उस सूरत में भी एक तरह से राजा मैं ही बन जाऊंगा, क्योंकि नागराज का कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण कालदूत को अब उनके दामाद को ही उनका उत्तराधिकारी चुनना होगा, जिसकी नकल मेरे हाथ में होगी। विषधर, तुमने आरंभ में कहा था कि महानगर में नागराज को मौत देने पर कानून के रखवाले व्यवधान उत्पन्न करेंगे। तब फिर तुम उसे कहाँ मारना चाहते हो? यहीं इसी जगह पर विष कन्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब नागराज का भेजा ये जासूस सांप जो हमारा पीछा करता हुआ यहाँ आया है, और अब जिसे मानसिक संपर्क स्थापित करके अभी अभी यहाँ पहुँचा है, ये खुद नागराज के राजतांत्रिक विषधर के सामने विष कन्या के हाथों मर रहे। हाँ, ओफ, इसने मेरे सर्प सैनिक को मार डाला। यह नागराज का दुर्भाग्य ही कहना होगा कि वह उस स्थान पर ठीक उसी वक्त पहुंचा था जब विषधर सारी कहानी विष कन्या को सुना चुका था। आखिर मैं सही वक्त पर ही आ पहुंचा, उसके तीसरे हमले से पूर्व। लेकिन नागद्वीप का यह तांत्रिक विषधर तो राजकुमारी विसर्पी और राज परिवार का खास विश्वास पात्र है। ये आखिर मुझे क्यों मारना चाहता है? क्या विसर्पी ने इसे भेजा है? मगर वह ऐसा क्यों करेगी? एकाएकी नागराज का चेहरा कठोर होता चला गया। विषधर, अब तुम मुझे बताओगे कि अपनी तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल करके तुमने अष्टसर्प और मकड़ा सर्पी के जरिए मुझे मारने की चेष्टा क्यों की थी? जवाब में विषधर ने एक विषाक्त ठठाका लगाया, फिर झेर बुझे स्वर में बोला, उस वक्त मैंने तुझे मारने की कोशिश नहीं की थी। उस वक्त तो मैं विष कन्या की मदद कर रहा था। हाँ नागराज, मैं विष कन्या हूँ। तेरी मृत्यु, ओह, मेरे सर्प फिर गायब हो गए हैं। नागराज को बहुत जल्दी उन सर्पों के गायब होने का रहस्य समझ में आने लगा था। विष कन्या सांप कैसे छोड़ रही है? ओह, ये तो नागफनी सर्प हैं। हा, हैरान हो गए ना नागराज तुम? ये कन्या देव कालजयी के परम शत्रु यक्ष राक्षस गरलकंठ द्वारा इस यज्ञ कुंड से उत्पन्न की गई है। नागराज, इसके अंदर तेरी शक्तियों को सोख सकने की क्षमता है, और मेरे पहले 2 हमलों से हमने वही किया भी, यानी जिन शक्तियों का इस्तेमाल तूने इस पर किया था उन्हें इसने अपने अंदर सोख लिया था, और अब इससे तुम्हारा हमला मुकाबले का टक्कर होगा। नागराज की समझ में आ गया था कि सर्प शक्तियों के गायब होने का रहस्य, मगर अब देर हो चुकी थी। बचने की कोशिश मत कर नागराज, वरना तेरी मौत और दर्दनाक हो जाएगी। शांति से खड़ा रहेगा तो तुझे मैं एक आसान मौत दूंगी। उफ, ये मेरी विष पुकार का प्रयोग मुझ पर ही कर रही है। किसी भी जहर का काम होता है उस रक्त कणों को प्रभावित करना जो शरीर को जिंदा रखने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो भला नागराज पर
अपने विष पुकार का असर घातक कैसे ना होता। मेरा दम घुट रहा है, अपनी सांस रुकती सी महसूस हो रही है मुझे। मैं इससे शारीरिक शक्ति में इस वक्त जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक तो सर्पों के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण मेरी शक्ति वैसे ही क्षीण हो गई है, ऊपर से ये विष पुकार मेरा दम घोट रहे हैं। वैसे भी अगर मैंने अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग इस पर किया तो ये उस शक्ति को सोख कर वापस उसका प्रयोग मुझ पर ही करेगी। यानी उस सूरत में मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग इस पर नहीं बल्कि खुद पर करने वाला हूँगा। हे देवकाल जी, ये कैसी विषम परिस्थितियों में फंस गया हूँ मैं। उठ नागराज, खड़ा हो और विष कन्या का मुकाबला कर। हा हा, जब मैं विष कन्या पर वार ही नहीं कर सकता तो फिर मेरा उससे मुकाबला कैसा। मैं सिर्फ इसके वारों से बचते हुए इसे रोकने की चेष्टा करूंगा। नागराज ने मुट्ठी भर मिट्टी विष कन्या की आंखों की तरफ उछाल दी। विष कन्या की आंखों में पड़े धूल कणों को मेरा ये दंड पलक झपकते ही खींच लेगा। कुछ देर के लिए ही बेबस हुई थी विष कन्या, लेकिन इन कुछ पलों ने नागराज को सोचने का वक्त दे दिया था। यह सारी बाम्बियाँ इस स्थान पर पहले नहीं थी। यह जरूर विषधर की तंत्र शक्ति का कमाल है, लेकिन इस तंत्र शक्ति को संचालित करने वाला कोई यंत्र भी होना चाहिए जो इस स्थान के साथ साथ विषधर की तंत्र साधना से उत्पन्न हुई विष कन्या को भी संचालित करता है, और यह यंत्र सिर्फ वह चमकती खोपड़ी ही हो सकती है। नागराज मुझसे बचने के तरीके सोच रहा है। हा हा, ये रहा मुझ पर वार करने का जवाब। तेरी आंखों पर मेरी स्नेक स्टाइल शक्ति का वार। ओफ, इस शक्ति का वार मैंने मकड़ा सर पीकर किया था। विष कन्या के उस वार से बचने की भरपूर चेष्टा के बाद भी नागराज अपनी आंखों के निचले हिस्से पर हुए इस वार से बुरी तरह से तिलमिला उठा था। अब मैं तुझ पर इतना विष बरसाऊंगी नागराज की तेरी हड्डियां तक गलकर इस मिट्टी में मिल जाएंगी। उफ, मैं अपनी आंख नहीं खोल पा रहा हूँ। शायद विष कन्या की छोड़ी विष पुकारी मुझसे टकराने ही वाली है। लगता है आज मेरी मौत का श्रेय लेकर ही रहेगी ये विष कन्या। विष पुकार के घने कोहरों से गूंज उठी एक दर्दनाक चीख, जिसे सुनकर भयंकर अठास छूट पड़े थे विषधर के कंठ से। विष कन्या, तुमने सुनी? ये चीख नागराज की थी, उसकी आखिरी चीख। हा हा हा, नागराज कहाँ गया? नागराज यहाँ है शैतान विषधर। ये तो इच्छाधारी सर्प है, और ऐसे सभी सर्प नागदीप पर भी होते हैं। मेरी जान बचाने के लिए इसने अपनी जान क्यों कुर्बान दी है? मुझे अपने उद्देश्य की सफलता का हर्ष नागराज की लाश को देखने के बाद होगा। मगर ये क्या? ये तो नागराज नहीं, कोई और इच्छाधारी सर्प है, और इसने तुम्हें डस लिया है। मगर अचानक सारा खेल बदल गया था, और इस बदले हुए माहौल में ठगी सी खड़ी विष कन्या अभी उभरी भी ना पाई थी कि मैं मानता हूँ कि अब तो मुझ पर मेरी सर्व शक्ति का प्रयोग करेगी, मगर उससे पहले मैं तेरे इस प्रयास पर भी अवरोध लगा देना चाहता हूँ। इस कीचड़ में गिरने के बाद तेरे जिस्म में वे सभी रोम छिद्र बंद हो जाएंगे जिसमें सूक्ष्म रूप से निकलकर सर्व शक्तियाँ मुझ पर वार कर सकती हैं। अब तू इस कीचड़ से उठकर खड़ी होगी तो रोम रोम छिद्रियों बंद होने के कारण मेरी सर्व शक्तियों को तू नहीं सोख पाएगी। उफ, ये क्या हो रहा है? नागराज के लिए उसके बारे में जानना निहायत ही जरूरी था, जिसने ऐन वक्त पर ढाल के रूप में नागराज के सामने आकर विष कन्या की छोड़ी सारी विष पुकार को अपने जिस्म पर भुगत लिया था। विष पुकार के घने कोहरे में गूंजने वाली चीख उसी की थी जिसका नाम था, मेरा नाम है विश्वर। मुझे महात्मा कालदूत ने तुम्हारी विषधर से रक्षा करने के लिए भेजा था, क्योंकि विषधर के महायज्ञ के बाद उन्हें विषधर के उद्देश्य का पता चल गया था। महायज्ञ? कैसा महायज्ञ? यह तो महात्मा कालदूत ने मुझे नहीं बताया, परंतु उन्होंने मेरे विष में ऐसी विशेषता भर दी है कि अगर शत्रु के रक्त में प्रवेश कर जाए तो रक्त के लाल कणों की संख्या को बढ़ाकर उसमें सादरता पैदा कर देता है, जिससे रक्त के परिवहन में बाधा आने लगती है, और उस सूरत में विष कन्या तुम्हारी सोखी गई सर्प शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि सभी सूक्ष्म रूप से धरे सर्प रक्त के गाढ़ेपन की दलदल में फंस कर रह गए होंगे। मगर विष कन्या की छोड़ी विष पुकार, जो कि तुम्हारा ही विष है नागराज, उससे मैं नहीं बचूंगा। अलविदा मेरे दोस्त नागराज। इधर अपनी इस सफलता से बुरी तरह बेचैन हो उठा था विषधर। विष कन्या, उठो विष कन्या, तुम्हारा मकसद नागराज की मौत है। मैं अपना मकसद जरूर पूरा करूंगी, लेकिन अभी तो मुझे यहाँ से ले चलो, क्योंकि अपनी शक्तियों से विश्वर के विष को काटने के लिए मुझे कुछ देर लगेगी, सिर्फ कुछ देर, और उतनी देर के लिए मुझे नागराज से दूर जाना होगा। नागिन के रूप में प्रवृत्त होकर विषधर से लिपट गई विष कन्या। नागराज, जिस तरह तेरे इस मददगार ने बीच में आकर विष कन्या को तड़पने पर विवश कर दिया है, अब ठीक उसी तरह मैं महानगर के लोगों को तड़पाऊंगा। जिन लोगों को तू रक्षक है, तू उनकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि मौत तेरे भी सामने खड़ी होगी। विषधर विष कन्या के साथ सर्प रूप में बदलकर एक बांबी के अंदर गायब हो गया था। अपनी इस हार से तिलमिलाए
विजर पता नहीं वह कौन सा तूफान खड़ा करने वाला है। इस बीच मुझे महानगर में फैले अपने सर्प सैनिकों को भी मानसिक संपर्क द्वारा सावधान करना होगा। और मुझे मेरे एक सर्प सैनिक के मानसिक संदेश प्राप्त हो रहे हैं कि विजर महानगर में चिल्ड्रन पार्क के नज़दीक पहुंच चुका है। हाँ हाँ नागराज, ये सड़क जो महानगर वासियों का बोझ उठाती है, अगर उन पर बोझ बन जाए तो कितना मज़ा आएगा। तब और भी मज़ा आएगा जब महानगर का रक्षक इस तबाही को देख तो सकेगा मगर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ करने के लिए उसे उस बुलबुले से बाहर आना होगा। और मैंने तंत्र शक्ति से बुलबुले की दीवारों को इतना मजबूत कर दिया है कि उसे तोड़ने में देव कालजयी के दांतों तले पसीना आ जाएगा। उफ, विजर ने मंत्र किरणों के से बुलबुले को विशालकाय रूप देकर मुझे उसमें कैद कर दिया है। और इस बुलबुले में तो मेरा दम घुटने लगा है, क्योंकि छोटे से बड़े हुए इस बुलबुले में हवा सिर्फ एक छोटे बबल जितनी ही है। मुझे फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा और अपनी और महानगर वासियों की प्राणों की रक्षा के लिए। मगर कैसे? आखिर इस कैद से निकलने का कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा। रास्ता है नागराज, और वो रास्ता है तेरी मौत। उफ विषकन्या, नागराज के लिए निश्चित रूप से खतरनाक पल थे ये, क्योंकि नागराज एक ऐसी जगह पर था जहाँ अगर विषकन्या द्वारा विष पुकार छोड़ दी जाती तो फिर नागराज के पास उससे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। विषकन्या वही करने जा रही थी। वो नागिन नागराज की मौत के बाद भेद निकट पहुंच चुकी थी। अब मुझे देखना है कि अपनी सांसों को तू कितनी देर तक अपने अधिकार में रख पाएगा नागराज। सिर्फ उतनी देर जितनी देर मैं सांस रोक पाने में सफल रह पाऊंगा। और सांस तो मेरी पहले ही उस ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में रुक की जा रही है। उफ, इस इच्छाधारी सर्प के कारण मैं कुछ देर के लिए विवश जरूर हो गई थी नागराज, किंतु अपना उद्देश्य पूर्ण होने से पहले मैं यहाँ से जाने वाली नहीं थी। अब इस मुसीबत से बचने का जो रास्ता मैंने सोचा है उसको आजमाने का समय आ गया है। और उसके लिए मुझे अपने उस सर्प विषदंश को मानसिक संकेत भेजना होगा, जिसे मैं खोपड़ी का रहस्य जानने के लिए बाम्बियों वाले स्थान पर रखी चमकती खोपड़ी के अंदर छोड़कर आया था। नागराज का मानसिक संकेत बुलबुले को चीरता हुआ विषदंश तक पहुंचा और उसने सूक्ष्म रूप से विशाल रूप में बदल दिया था विषदंश। और साथ ही साथ खोपड़ी भी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। खोपड़ी के नष्ट होने का आभास नागराज को तुरंत ही हो गया, क्योंकि असर आंखों के सामने था। उफ, मेरा दम घुट रहा है। विषधर, मुझे यहाँ से निकालो। खोपड़ी के टूटते ही इस पर भी वातावरण में फैले विष का असर होने लगा है, जिसका अर्थ हुआ कि इसकी सारी शक्तियाँ उसी खोपड़ी में निहित है, जिसके टूटते ही अब ये एक साधारण विष कन्या बन गई है। अब शायद ये मेरी शक्तियों को भी नहीं सोख पाएगी। और उसी क्षण बबल हवा में गायब हो गया और नागराज का जिस्म हवा में लहराया। विष कन्या रूप परिवर्तित करके न सिर्फ नागिन बन गई, बल्कि नागराज के सैनिकों की पकड़ से भी छूट निकली थी वह। नागराज ने पहला ध्यान अपने आप को बचाने में लगाया। विषधर की तंत्र शक्तियों का राज इसके हाथों में थमा दंड है, जिसे अब मैं सलामत नहीं रहने दूंगा। दंड टूटते ही बाजी एक बार फिर नागराज के हाथों में आ चुकी थी। विषधर, मुझे खत्म करने के सपने देखना बंद कर दे, क्योंकि तेरी सारी चालें उल्टी पड़ चुकी है। लेकिन नागराज अपनी तरफ बढ़ते उस चट्टानी घूसे को नहीं देख पाया था। उफ, विषधर से लड़ाई के चक्कर में मेरा ध्यान इस पर से तो हट ही गया था। मेरी एक क्षण की चूक का लाभ उठाने में ये नहीं चूका है। लगता है दंड टूटने के बाद भी इसमें तंत्र शक्ति का कुछ अंश बचा रह गया है। लेकिन ये शैतान सड़क से पैदा हुआ है और सड़क बनती है तारकोल से, जो कि अत्यधिक ऊष्मा पाकर पिघल जाता है। तो फिर क्यों ना कोशिश भी करके देख ली जाए। नागराज की कलाइयों से निकली सर्प सेना की मजबूत कुंडली से सड़क पर पलटे और रुके हुए वाहनों के पेट्रोल पाइप बच न सके थे। सड़क पेट्रोल से तर होने लगी थी। अब जरूरत थी तो सिर्फ एक चिंगारी की, और उस कमी को पूरा कर दिया घटनास्थल पर पहुंच चुकी पुलिस की एक गोली ने। अगले ही पल सड़क दानव को पेट्रोल से भीगा तालकोल का शरीर धड़क रहा था। सड़क दानव तो गया, मगर विषधर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। लगता है उसकी सारी चालों के पिटने से हताश होकर वह विषकन्या के साथ भाग निकला है। मेरे सर्प सैनिक भी उसकी गंध नहीं ले पा रहे हैं। विषधर जैसे राजतांत्रिक की शक्ति के कारण शायद ऐसा हो रहा है, मगर उम्मीद है कि विषधर अब महात्मा कालदूत के डर से नागद्वीप भी नहीं लौटेगा, और विषकन्या जैसी शक्ति भी उसे अब दोबारा उतनी जल्दी नहीं मिल पाएगी। अब जो सवाल मेरे जहन में बचे हैं वो ये है कि राज परिवार का खास विश्वास पात्र होने के बावजूद भी विषधर ने विषकन्या के साथ मिलकर मेरे प्राण लेने की कोशिश की है। और अपने इस सवाल का जवाब मैं भविष्य में विस्फी से ही लूँगा। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।